सभी साथियों को प्यारा सा नमस्ते एंड हार्टी प्रणाम्स टू ऑल। साथियों, मैं सौरभ उप्रेती आपके सामने नॉलेज जंक्शन 2.0 चैनल में सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे कि हम जानते हैं कि न्यूज़ आ चुकी है कि उत्तराखंड में एलटी का एग्ज़ाम शायद जो है 10 मार्च 2024 को हो जाए। तो उसको देखते हुए नॉलेज जंक्शन में इंग्लिश के कोर्सेज में स्पेशल एमसीक्यू सीरीज चल रही है साथियों, जिसमें बताना चाहूँगा कि हमने ऑलरेडी 12 से 13 टेस्ट सीरीज ऑलरेडी करा दिए हैं, जिसमें लिटरेचर के क्वेश्चंस हमने 30 क्वेश्चंस लिटरेचर के पर डे हम नए क्वेश्चंस जो कि स्पेशली मैं क्यूरेट कर रहा हूँ उसको एक्सप्लेनेशन के साथ करा रहे हैं। इस वीडियो में आप हमारे उसी एक क्वेश्चन का पूरी सीरीज को देखेंगे। तो इसी के साथ साथ सुपर 55, जी हाँ, सुपर और नवाचार के लिए जाना जाता है। तो इसी सीरीज में हम लोग जानेंगे कि 30 क्वेश्चंस पर डे लिटरेचर के और 25 क्वेश्चंस ग्रामर के इसमें ऐड करेंगे हम, जो कि 2 अलग अलग टाइमिंग्स पे विद रिकॉर्डिंग्स आपको ये सीरीज मिलने वाली है। और ये अभी भी आपके पास एक गोल्डन मौका है। हमारे क्रिसमस और क्रिसमस सीजन में कुछ स्पेशल डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं इसमें, तो अगर आप इसको अवेल करते हैं तो आपको ये 2 टेस्ट सीरीज, जी हाँ, प्लीज ध्यान देंगे। अभी तक एक लिटरेचर की जो हमारी टेस्ट सीरीज चली रही थी उसको उसी के साथ एक सीरीज और ऐड कर दी हमने ग्रामर की। तो 30 प्लस 25 55 सुपर 55 की सीरीज हम ग्रामर में शुरू कर रहे हैं साथियों, जिसको मैं देखने वाला हूँ। क्रिसमस के अगले दिन से हम इसको शुरू करेंगे 2023 में, और गोइंग फॉरवर्ड 2024 में आप सब लोगों का सपोर्ट और आप सब लोगों का बहुत अच्छा सा रिजल्ट वेट कर रहा है हमारा। तो जल्दी से जुड़िए। 7217469297 हमारे साथी रमेश परगई सर को आप कॉल कर सकते हैं, और वहाँ पर कॉल करके सारी जानकारी लेकर इस बैच में जुड़िए। मैं आपसे वहीं बैचेस में मिलता हूँ। स्पेसिफिकली एग्जाम ओरिएंटेड एलटी इंग्लिश, उत्तराखंड एलटी इंग्लिश 2024 बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज है। चांस मिस नहीं करना है इस बार, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इन क्वेश्चंस को एकदम एग्जाम के सिमुलेशंस पे रखें, ताकि आप सब लोगों का बढ़िया से एक अच्छा सा रिजल्ट निकले। तो इस क्रिसमस ऑफर को अवेल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर योर लव। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल नॉलेज जंक्शन 2.0। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय। डिफिकल्ट क्वेश्चन कहूंगा मैं इस क्वेश्चन को। सभी बच्चे मेरे साथ, और यहाँ पर ध्यान से देखेंगे इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर है डी। कांत का क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन को क्या कहा गया है? फाउंडेशनल टेक्स्ट कहा गया मॉडर्न थॉट का। फटाफट पूरा लिख लेते हैं कांत के बारे में। इमैनुअल कांत, इनका पूरा नाम है इमैनुअल कांत। ठीक है, ये एक जर्मन एनलाइटनमेंट के थिंकर हैं। जो पॉइंट्स बता रहा हूँ ना, ये पॉइंट्स बहुत हेल्पफुल हैं आप लोगों के लिए, स्पेशली अगर हम ये वाला क्वेश्चन यूसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले, बट है ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट। जर्मन इनलाइटनमेंट थिंकर हैं, और कांत का क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन 1781 में आया है। सॉरी 17, हाँ 1781 में आया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्क है ये। और इसमें कांत ने बताया है इंपॉर्टेंस, जो एक लाइन बता दे रहा हूं मैं, खाली इतना नोट कर लो आप। ठीक है, इन्होंने इसमें किसकी इंपॉर्टेंस दी है? इन्होंने दी है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ओवर एक्सपीरियंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट की एक्सपीरियंस के ऊपर इंपॉर्टेंस बताई है। इन्होंने कहा जो ह्यूमन एक्सपीरियंस होता है उससे भी पहले एक चीज होती है, और वो ऑब्जेक्ट होता है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ओवर ह्यूमन एक्सपीरियंस, ये इन्होंने बताया है। ठीक है, बात हो रही है कांत की। चलिए, तो ये आप लोग ने नोट कर लिया। कांत को इनलाइटनमेंट, यूरोपियन इनलाइटनमेंट का थिंकर बोला जाता है। जर्मनी के हैं। 1781 में वर्क है क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, और इसको क्या बोला गया? फाउंडेशनल टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न थॉट। जितने भी मॉडर्न थिंकर्स हैं, जैसे हीगल का दर्शन है, कांत के बाद हीगल आ जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे फिनोमेनोलॉजी आता है, एक पूरा डिसिप्लिन, वो सब कांत के इसी थियरी से निकला है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड आते हैं हम लोग। इसमें हमें क्वेश्चंस को सीक्वेंस में लगाना है कि कौन सा ईएलटी मेथड हम देख सकते हैं कि पहले आया, उसको पहले लगाना। क्या किया इसका? ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं। देखो, इसका आंसर है बी। ठीक है, बी है इसका आंसर। यानी कि पहले क्या आया है? जीटी मेथड आया है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ठीक है, उसके बाद फिर क्या आया गाइस? डायरेक्ट मेथड आया है। तो आप यहाँ पर लिख लेंगे, पहला क्या है? जीटी मेथड है। दूसरा क्या है? डायरेक्ट मेथड है।
उसके बाद फिर साइलेंट वे तीसरा है, और फिर लास्ट में हम कहेंगे कम्युनिकेटिव लैंग्वेज है। साइलेंट वे तीसरा मेथड है और लास्ट है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज। ठीक है, साइलेंट मेथड में सजेस्टोपीडिया भी आ जाता है। क्या आ जाता है? सजेस्टोपीडिया एक ईएलटी का मेथड है। ये टॉपिक कौन सा है? ईएलटी का मतलब क्या होता है? इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग ये मेथड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग होते हैं। जीटी मेथड को हम मदर्स मेथड नहीं, सॉरी, जीटी मेथड को ट्रेडिशनल मेथड भी कहते हैं। ठीक है, और डायरेक्ट मेथड को मदर्स मेथड कहते हैं। ये क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम्स में, मदर्स मेथड करके लिख लो, डायरेक्ट मेथड को कहते हैं। इसमें जो नेटिव लैंग्वेज का कोई यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, जीटी मेथड में तो करा जाता है नेटिव लैंग्वेज का यूज। चलो, तो मदर्स मेथड डायरेक्ट मेथड को कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 तो है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिनेसा ह्यूमनिज्म। ठीक है, रिनेसा ह्यूमनिज्म के कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको, हाँ क्या किया है इसमें, कोई पहुंचा इस क्वेश्चन में? देखो, इसका सी इसका आंसर होगा, क्योंकि वो कह रहा है कि लातिन और ग्रीक राइटर्स वर इंफीरियर टू लेटर ऑथर्स। ये बात गलत है। उसने पूछा है कि एक्सेप्ट वर्ड यूज किया है ना, एक्सेप्ट का मतलब क्या था? नॉट। ये नॉट वाले क्वेश्चन होते हैं, याद कर लेना। जब भी एक्सेप्ट वर्ड आता है इसका मतलब क्या होता है गाइस? नॉट लिखा होता है। तो नॉट मतलब तीन हैं फीचर्स रेनेसा ह्यूमनिज्म के। कौन कौन से हैं भाई? सैंक्टिटी ऑफ द लातिन टेक्स्ट, मतलब जो लातिन टेक्स्ट, मतलब जो ओरिजिनल लातिन भाषा में लिखे गए थे उनकी पवित्रता। सैंक्टिटी का मतलब क्या होता है? पवित्रता। ठीक है, उनकी पवित्रता को माना गया रेनेसा में। क्रिश्चियन प्रिंसिपल्स की रिजेक्शन, ऑब्वियसली, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में, क्रिश्चियन प्रिंसिपल्स में कई जगह क्या आ गया था? करप्शन आ गया था क्रिश्चियनिटी में, तो उनको रिजेक्ट किया गया। और ये बात लातिन एंड ग्रीक राइटर्स वर इंफीरियर, ये बिल्कुल सही नहीं है। इनको तो क्लासिकल लिटरेचर का तो रिवाइवल हुआ है ना रेनेसा में, तो ये बात गलत हो गई। प्राइमरी कॉजिटिव एजेंट ऑफ द रिफॉर्मेशन, रेनेसा से ही रिफॉर्मेशन आया है। रिफॉर्मेशन का मतलब क्या था? प्योरिफिकेशन ऑफ रिलीजन, प्योरिफिकेशन ऑफ रिलीजन। ठीक है, रेनेसा और रिफॉर्मेशन ये दो बड़े मूवमेंट सभी बच्चों को याद करने। ठीक है, तो प्योरिफिकेशन ऑफ रिलीजन आपने नोट कर लिया। रिफॉर्मेशन का मतलब धर्म शुद्धिकरण आंदोलन था। ठीक है, रेनेसा का मतलब क्या था? रिवाइवल ऑफ आर्ट्स। ठीक है, चलो, तो ये यहाँ तक का क्लियर सबको, रिवाइवल ऑफ आर्ट्स और प्योरिफिकेशन ऑफ रिलीजन, आंसर हो गया सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखो, थर्ड रिफॉर्म एक्ट, हाँ क्या कर रहे हो इसमें? देखो, नहीं, थर्ड रिफॉर्म एक्ट अलग था, इसमें एग्रीकल्चर वर्कर्स को जो है वोटिंग राइट्स दिए गए थे। तो ये थर्ड रिफॉर्म एक्ट का आंसर आप नोट कर लेंगे, सी है। और ये कब आया था? 1884 में आया था। कब आया था? 1884 में। फटाफट रिफॉर्म एक्ट, तीनों रिफॉर्म एक्ट के ईयर्स लिखते हैं। रिफॉर्म एक्ट जो है इलेक्टोरेट्स की रिप्रेजेंटेशन के लिए था। ठीक है, रिफॉर्म एक्ट का पहला रिफॉर्म एक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1832, विक्टोरियन एज कई बार यहाँ से शुरू मानी जाती है। दूसरा रिफॉर्म एक्ट लिखेंगे 1867, इनके ईयर्स याद कर लेना, 1832, 1867, और तीसरा कब आया अभी लिखा ही हमने, 1884। तो तीन रिफॉर्म एक्ट थे। ये रिफॉर्म एक्ट इवेंचुअली फिर क्या लेकर आए गाइस? हम 20th सेंचुरी में अभी पढ़ रहे थे सफरेज मूवमेंट ना, इसी की देन है। सफरेज मूवमेंट, ठीक है, वोटिंग राइट्स फॉर वुमेन था। सफरेज मूवमेंट भी इसी से आया है, रिफॉर्म एक्ट से। ठीक है, इनके ईयर्स बस याद कर लो। और ये याद आज देख लिया कि थर्ड रिफॉर्म एक्ट में एग्रीकल्चर वर्कर्स को वोटिंग राइट्स दिए गए थे। लिख लिया सबने? और इसी में एक इनका छोटा सा एक सब ग्रुप आया था जिसमें कार्लाइल बहुत एक्टिव थे, चार्टिज्म। क्या था? चार्टिज्म। चार्टिज्म इसी मूवमेंट का एक छोटा सा सब ग्रुप था, नोट कर लेना, चार्टिज्म, जिसमें चार्टर बना दिया था इन्होंने अपनी मांगों का ब्यौरा। चार्टर मूवमेंट भी कहते हैं चार्टिज्म, CHARTISM। रिफॉर्म एक्ट का ही सब ग्रुप है। ठीक है, उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं साथियों। कीट्स का ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न। ठीक है, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न डिस्क्राइब्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट वन। ठीक है, तो पहला है मूवमेंट वर्सेस स्टैसिस। स्टैसिस का मतलब स्टैग्नेंट। ठीक है, तो एक तरफ गतिशीलता है, एक तरफ ठहराव है, इसको दिखाता है, लेकिन उसने एक्सेप्ट पूछा है। डिसअपॉइंटिव लव, डिसअपॉइंटिव वर्सेस इटर्नल ब्लिस, ये भी दिखाता है। ठीक है, स्कार्स ऑफ हिस्ट्री वर्सेस कंसोलेशंस ऑफ आर्ट। टू यूथ है ये, थोड़ा टूथ हो गया है यहाँ पर, टू यूथ है ये।
ठीक है, यहाँ पर टू यूथ कर लेना इसको। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, हिस्ट्री के बारे में ऐसा कोई स्कार का मतलब होता है गहरे किसी चीज के घाव, है ना, स्कार का मतलब घाव, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये आंसर इसका यही होगा, सी। सी को नहीं दिखाता है ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, ठीक है। और ब्यूटी वर्सेस ट्रूथ तो सबसे बड़ा थीम है ही। तो तीन कौन कौन सी थीम है, ए बी और डी, और सी नहीं है इसकी थीम, तो सी इज द आंसर। और ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न हम कह सकते हैं कि कीट्स के 6 ग्रेट ओड्स में से है साथियों। 6 ग्रेट ओड्स जो कीट्स के बहुत ही फेमस हैं, 1819 में लिखे थे 6 ग्रेट ओड्स इन्होंने। और इनके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ओड्स हैं, उसमें सबसे ग्रेटेस्ट तो वैसे ओड टू अ नाइटेंगल है, बट ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न भी हेलेनिज्म के लिए जाना जाता है ये ओड। और इसमें एक लाइन है गाइस जिसमें बोलते हैं कि ट्रूथ इज ब्यूटी एंड ब्यूटी इज ट्रूथ, वही वाली लाइन इसी में आई है, ठीक है। और इसी में एक और लाइन है कि हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर, देयरफॉर ये पाइप्स प्ले ऑन कहते हैं कीट्स, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पोएम थी। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। फेरी क्वीन पे आ रहा है क्वेश्चन लगातार, ठीक है। फेरी क्वीन में किस चीज का सेलिब्रेशन है भाई, तो प्रोटेस्टेंट फेथ मैंने बताया था, और क्वीन एलिजाबेथ का भी है। तो 1 एंड 4 किस में आ रहा है भाई, सी। तो सी में हो गया 1 एंड 4 आर करेक्ट, ठीक है। 1 एंड 4 आर करेक्ट, सी ऑप्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 7। वाइक्लिफ की बाइबल जो है वो किसका ट्रांसलेशन है, पहली बाइबल कहा गया इसको। मैंने तुम लोगों को ये बताया था कि वाइक्लिफ की जो बाइबल है वो आपका वलगेट बाइबल से ली गई है। तो वलगेट बाइबल कौन सी भाषा में थी ये भी बताया था, लातिन में थी, लातिन में। वलगेट लातिन में थी, ओरिजिनल बाइबल हिब्रू में है, बट वाइक्लिफ की बाइबल लातिन के टेक्स्ट का ट्रांसलेशन है, ठीक है। ये बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए था, अगर ये गलत हो रहा है तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं आ रहा है तुम्हारे दिमाग में। लातिन में लिखो यहाँ पर, वलगेट वाइक्लिफ ने जो ट्रांसलेशन किया था वो किसका किया था, वलगेट बाइबल का किया था। VULGATE, वलगेट ये रोमन ऑथर है भाई। और वलगेट ने कौन सी भाषा में लिखा था, लातिन भाषा में लिखा था। और लातिन में उन्होंने क्यों लिखा था, इस पे भी क्वेश्चन मैंने पूछ लिया है, ताकि कॉमन मैन को बाइबल अवेलेबल हो जाए, याद आ रहा है, कॉमन मैन को बाइबल अवेलेबल हो जाए, इसीलिए भाषा में लिखा था, ठीक है। और इसी का ट्रांसलेशन वाइक्लिफ ने पहले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। किसने कहा था, आई हैव अ स्मैक ऑफ हेमलेट माई सेल्फ, मुझ में हेमलेट का एक छींटा, स्मैक का मतलब छींटा या एक अंश मेरे अंदर भी है, ठीक है। इनमें से जो काफी ज्यादा एक तरीके से इंसेनिटी की तरफ बढ़ता होगा, या फिर जो काफी आप बताएं ड्रग एडिक्ट होगा, उसी ने कहा होगा ऐसा। तो कोलरिज, ठीक है, कोलरिज ने बोला है आई हैव अ स्मैक ऑफ हेमलेट माई सेल्फ। कोलरिज पे भी कई बार लाइफ में ऐसा लगा कि वो इंसेनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, पागलपन की तरफ बढ़ रहे हैं। और कोलरिज बहुत ही ज्यादा ओपियम ईटर थे, ये ड्रग एडिक्ट थे, तो इसीलिए ये लाइन आपको याद रखनी है। स्मैक का मतलब मैंने बताया अ पार्ट, ठीक है, एक हिस्सा, ठीक है। आई हैव अ स्मैक ऑफ हेमलेट माई सेल्फ, बहुत फेमस लाइन है कोलरिज की, रोमांटिक एज के पोएट कोलरिज। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। रॉबर्ट बुकैनन, इनको बुकैनन पढ़ेंगे हम, एक माइनर पोएट है, क्रिटिकल नॉवलिस्ट हैं, जिन्होंने लिटरेरी स्क्वेबल्स में साइड्स ली थी। स्क्वेबल्स का मतलब होता है झगड़े, ठीक है। और 1860 में हुए थे झगड़े, और स्विनबर्न एंड रोजेटीज के खिलाफ इन्होंने, रोजेटीज मतलब इसमें सारे भाई बहन आ गए रोजेटी वाले, इनके खिलाफ इन्होंने इस पर बात करी थी। ही रोट अ रिव्यू व्हिच इंक्लूडेड द टर्म, व्हिच इंट्रोड्यूस द टर्म, ये तो बताया है, कई बार बताया है। प्री रैफेलाइट्स को क्या कहा था इन्होंने, फ्लैशली स्कूल, ये प्री रैफेलाइट से क्वेश्चन है। स्विनबर्न और रोजेटी प्री रैफेलाइट ग्रुप में आते हैं, ग्रुप ऑफ पेंटर पोएट्स थे, और इनको उन्होंने नेगेटिव वे में क्रिटिसाइज करते हुए कहा था फ्लैशली स्कूल ऑफ पोएट्री, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट बुकेनन मैंने बताया था अमेरिकन क्रिटिक है ये, ठीक है। फ्लैशली स्कूल किसके लिए कहा था, प्री रैफेलाइट्स, स्पेलिंग लिख दे रहा हूं मैं, प्री रैफेलाइट अ ग्रुप ऑफ पेंटर पोएट्स, ठीक है, जो कब आए थे 1848 में आए थे भाई, 1848 में। टोटल 7 मेंबर्स थे इसमें, इसके जो 3 मेंबर हैं उसका कोड याद करवाया था मैंने क्लास में, MRH, क्या है कोड, MRH। कोड्स याद कर लो तो सही रहेगा तुम्हारे लिए, ठीक है, MRH। अब M से क्या था, मिलाइट, MILLAIT, ठीक है। R जो है इसमें रोजेटी है भाई, जो कि लीडर है इनका, DG रोजेटी, दांते गैब्रियल रोजेटी, ठीक है, एक इटालियन जो ब्रिटेन में रहते थे।
और एच से क्या है, हंट। ठीक है, तो मिलाइट, रोजेटी, हंट, ये 3 फाउंडिंग मेंबर्स थे। बात हो रही है प्री रैफेलाइट्स की, जो कि एक ग्रुप ऑफ पेंटर पोएट्स थे। क्या थे? पेंटर पोएट्स। मिड 19th सेंचुरी, इसको 18th नहीं पढ़ेंगे हम, 19th पढ़ेंगे। ठीक है, मिड 19th सेंचुरी में थे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश रोड मोनेडी ऑन द डेथ ऑफ चैटरटन। क्या कर रहे हैं इसमें? चैटरटन की डेथ पर किसने लिखी है मोनोडी? मोनोडी मतलब एक तरीके से एलेजी होती है जो सिंगल व्यक्ति की डेथ पे लिखी जाती है। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको ना, क्वेश्चन नंबर 10 है ये, तो कोलरिज ने लिखी थी। कोलरिज ने लिखी थी, ठीक है। कोलरिज ने लिखी थी मोनोडी ऑन द डेथ ऑफ चैटरटन। अब ये चैटरटन कौन है, जल्दी से लिख लेते हैं इसके बारे में, इनके बारे में। चैटरटन के बारे में ये क्वेश्चन लगातार आ रहा है। यंगेस्ट पोएट टू कमिट सुसाइड। ठीक है, 18 साल की एज में सुसाइड कमिट कर दिया था। इनकी पोएम्स को एक्नॉलेज नहीं किया गया था और इस बात से बहुत सेंसिटिव होकर इन्होंने सुसाइड कमिट किया था। सबसे मेन बात है कि इनका जो सुसाइड कमिट हुआ था उस पर फिर प्री रैफेलाइट्स ने, और इनफैक्ट पहले तो रोमांटिक एज में भी जो पेंटर्स थे उन्होंने पेंटिंग्स बनाई थी इनके सुसाइड पे। ठीक है, और इनको मार्वलस बॉय भी कहा है। मार्वलस बॉय, आई थिंक कोलरिज ने ही कहा है, बट एक बार चेक कर लेना, वर्ड्सवर्थ भी हो सकता है। मार्वलस बॉय का है। और कीट्स ने अपनी एंडीमियन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, कीट्स ने अपनी एंडीमियन चैटरटन को ही डेडिकेट करी थी। कीट्स डेडिकेटेड हिज एंडीमियन टू चैटरटन। एंडीमियन वही पोएम है जिसमें फेमस लाइन है, थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर। ठीक है, कीट्स डेडिकेटेड लिख लेना अब यहाँ पर, कीट्स डेडिकेटेड हिज एंडीमियन टू चैटरटन, जॉन कीट्स। ठीक है, तो कोलरिज, तो जितने भी रोमांटिक पोएट्स थे उन्होंने चैटरटन की याद को बार बार ताजा किया है और चैटरटन को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सिंबल माना है अपनी पोइट्री का। ठीक है, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए सैमुअल, इसको पेपेज बोलता रहा था मैं काफी सालों तक, पीप्स बोला जाएगा इनको, सैमुअल पीप्स। ठीक है, पीप्स, प्रोनाउंसिएशन ऐसे लिख दे रहा हूं मैं। तो फर्स्ट डायरिस्ट है ये भाई, फर्स्ट डायरिस्ट है इंग्लिश लैंग्वेज के, फर्स्ट डायरिस्ट है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब लेकिन ये नहीं पूछा है, उसने पूछा है कि इनकी डायरी को कब डेसिफर किया गया। डेसिफर मतलब इन्होंने कोड लैंग्वेज में लिखा था, इंग्लिश में नहीं लिखी थी ये डायरी। ठीक है, जिसको हम लोग नहीं कहते हैं कोड लैंग्वेज, उसमें लिखा था ताकि कोई पढ़ ना पाए आसानी से। तो ये 1825 में डेसिफर हुई थी। डेसिफर का मतलब डिकोड करना। ठीक है, तो यानी कि सैमुअल पेपेज की डायरी जो है 1825 में, सॉरी सैमुअल पीप्स की डायरी जो है 1825 में डिकोड हुई थी। वैसे इन्होंने जो टाइम पीरियड अपना लिखा है डायरीज का, वो लिखेंगे 16, जो मैं लिखा रहा हूँ ना काफी इंपॉर्टेंट है सारी, 1660 से 1669 तक के पीरियड में इन्होंने अपनी डायरी लिखी है। डेट और टाइम के साथ बकायदा हर दिन की घटनाओं का वर्णन किया गया है इसमें। इसका टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, 1660 से 1669 तक पीप्स ने अपनी डायरीज को लिखा है। और इसमें सबसे खास बात है, 2 इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस डायरी में, जिनका इन्होंने बड़ा ग्राफिक वर्णन किया है, बड़ा मेमोरेबल वर्णन कहा गया है। हालांकि घटनाएं तो उतनी मेमोरेबल नहीं है। एक तो 1665 का द ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन, बहुत बार आ रहा है क्वेश्चन कि लंदन में जो है ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन रेस्टोरेशन एज में कब आया है, तो 1665 में आया है भाई। द ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन का जिक्र है इस डायरी में। और इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट, कल भी बात करी थी मैंने, ठीक इसके 1 साल बाद यानी 1666 में द ग्रेट फायर ऑफ लंदन। ठीक है, लंदन की भयानक अग्नि जो बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव बनी और काफी 1/3 ऑफ लंदन को पूरा जला दिया था, द ग्रेट फायर ऑफ लंदन। ठीक है, ये दोनों ही फिजिकल या जिसे हम कह सकते हैं नेचुरल डिजास्टर्स हैं। इनका नेचुरल, दूसरे वाले तो नेचुरल नहीं है, बट बहुत बड़ी कैलेमिटीज कहूंगा मैं, इनका वर्णन इसमें किया है सैमुअल पीप्स ने किया है, जो कि फर्स्ट डायरिस्ट है, फिर बता रहा हूँ। और इनका जो डायरी लिखने का ये टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट है हमारे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छी लाइन लगी मुझे कि फेम इज द लास्ट इन्फर्मिटी ऑफ नोबल माइंड। इसका आनंद लेते हैं, पोइट्री लवर्स हैं हम सब। कह रहे हैं कि जो फेम का मतलब होता है, फेम का मतलब होता है तारीफ, प्रशंसा। ठीक है, शोहरत। ठीक है, जो शोहरत है वो एक सभ्य व्यक्ति का आखिरी सहारा होती है।
शोहरत सभ्य व्यक्ति का आखिरी सहारा होती है। कहने का मतलब कि जो सभ्य है, जो सज्जन है, वो कभी भी शोहरत के लिए काम नहीं करते, ठीक है? और जो सज्जन है उनको शोहरत खुद ही मिल जाती है। लेकिन अगर कोई शोहरत के लिए काम कर रहा है या फिर हम फेम के लिए, प्रसिद्धि के लिए काम कर रहा है, तो फिर वो नोबल नहीं हो सकता। ये दोनों एक दूसरे के एंटी हैं। तो फेम इज़ द लास्ट इन्फर्मिटी, इन्फर्मिटी मीन्स कमजोरी, वीकनेस, ठीक है? तो फेम जो है लास्ट वीकनेस होती है नोबल माइंड की। ये लाइन मिल्टन ने कौन से वर्क में बोली है? तो आंसर है लिसिडास में बोली है भाई। सी इसका आंसर है। कब लिखा गया लिसिडास? 1637। 1637 में लिसिडास एक पेस्टोरल एलेजी है जो कि एडवर्ड किंग, इनके फ्रेंड थे मिल्टन के, एडवर्ड किंग की डेथ पर लिखी गई एक पेस्टोरल एलेजी है लिसिडास, ठीक है? लिसिडास का मीटर ढूंढ के लाया हूँ, फटाफट नोट रिवीजन करा दे रहा हूँ। लिसिडास का ऑल्टरनेटिंग मीटर है, पहली लाइन याम्बिक पेंटामीटर है। ये सारा हम कल समझने वाले हैं, कल का लेक्चर 10 बजे का इंपॉर्टेंट है। याम्बिक पेंटामीटर फॉलोड बाय याम्बिक, ठीक है? पहली लाइन याम्बिक पेंटामीटर है, दूसरी लाइन क्या है? याम्बिक ट्राइमीटर। ऑल्टरनेटिंग लाइंस का मीटर है, फिर पूछा जा सकता है यूसेज। फोर ग्रेट पेस्टोरल एलिजीज में से एक है ऑल्टरनेटिंग याम्बिक, कहेंगे हम इसको। पहली लाइन याम्बिक पेंटामीटर फॉलोड बाय याम्बिक ट्राइमीटर। पेंटा मींस 5 पेयर बनेंगे याम के, ट्राई मींस 3 पेयर बनेंगे, ठीक है भाई? उसके बाद फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका, ठीक है? आइडेंटिफाई द टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिक्शनलाइज्ड सर्वे ऑफ लिटरेचर फ्रॉम एलिजाबेथन टाइम्स टू 1928। देखो, फिक्शनलाइज सर्वे मतलब नॉवल है, लेकिन उसमें एलिजाबेथन लिटरेचर के बारे में बात हुई है, और एलिजाबेथन लिटरेचर से लेकर 1928 तक की बात हुई है। तो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, विबाई हो गया है, वर्जीनिया है एक्चुअली, वर्जीनिया वुल्फ की बात हो रही है। आंसर भी यही है इसमें, बी, ठीक है? वर्जीनिया वुल्फ ने एक नॉवल लिखा है, याद रखना, ऑरलैंडो। बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवल है वर्जीनिया वुल्फ का। मॉडर्न लिटरेचर आजकल पढ़ ही रहे हैं हम लोग, 20th सेंचुरी। तो ऑरलैंडो को हम क्या कहते हैं? लेस्बियन क्लासिक, या हम ये कह सकते, नहीं लेस्बियन तो नहीं कहेंगे हम इसको कहेंगे होमोसेक्सुअल क्लासिक, ठीक है? इसमें जो है हीरो अपना जेंडर चेंज कर दे रहा है, ठीक है? होमोसेक्सुअल क्लासिक वर्क है ऑरलैंडो, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंटल वर्क है ऑरलैंडो, वर्जीनिया वुल्फ का एक नॉवल है। इसका जो, ठीक है, इसका जो सब टाइटल है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूसेट में पूछ लेगा। ऑरलैंडो अ बायोग्राफी, सब टाइटल तो क्या लिखा था वर्जीनिया वुल्फ ने? अ बायोग्राफी। बट ये बायोग्राफी बिल्कुल नहीं है, ये बायोग्राफी ऑरलैंडो नाम के एक व्यक्ति की है, लेकिन है तो ये बेसिकली नॉवल ही, ठीक है? जैसे बता रहा हूँ वैसे नोट कर लेना। ऑरलैंडो का सब टाइटल नोट करो, अ बायोग्राफी। लेकिन वो पूछ लेगा कि क्या ये बायोग्राफी है? बायोग्राफी नहीं है ये नॉवल, ठीक है? और दूसरा मैंने बताया कि ऑरलैंडो में द हीरो और द प्रोटैगनिस्ट, हीरो भी नहीं कहूंगा क्योंकि जेंडर चेंज ही कर दे रहा है वो अपना, माइथोलॉजिकल कहानी है ना, तो प्रोटैगनिस्ट चेंजेस इट्स जेंडर। जो प्रोटैगनिस्ट है इन द मिडिल ऑफ द स्टोरी, अपना जेंडर उसका चेंज हो जाता है, ठीक है? चेंजेस इट्स जेंडर, मेल टू फीमेल बन जाता है, ठीक है? इसीलिए मॉडर्न लिटरेचर में कल्ट क्लासिक कहा गया इस वर्क को। 1928 में पब्लिश है ऑरलैंडो, और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, 1928। द प्रोटैगनिस्ट चेंजेस इट्स, ठीक है? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। द रेस्टोरेशन मार्क्स द रियल मोमेंट ऑफ बर्थ ऑफ आवर मॉडर्न इंग्लिश प्रोज। तो रेस्टोरेशन में मॉडर्न इंग्लिश प्रोज का रियल बर्थ हो जाता है, होता है। किसने बोला ऐसा? देखो याद रखना, ये मैथ्यू आर्नल्ड ने बोला है। किसने बोला है? मैथ्यू आर्नल्ड ने, ठीक है? ये क्वेश्चन अब ये फैक्ट्स टाइप के हैं, आपको लर्न करना पड़ेगा। रेस्टोरेशन एज पे मैथ्यू आर्नल्ड ने बोला इट मार्क्स द रियल मोमेंट ऑफ आवर बर्थ ऑफ आवर मॉडर्न इंग्लिश प्रोज। वैसे भी बता दो, फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश प्रोज कौन है? फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश प्रोज ड्राइडन, बिल्कुल ये ऑप्शन में दिया ही है इसके, ड्राइडन, ठीक है? रेस्टोरेशन एज वाले ही तो हैं ड्राइडन भी। यस, ये फर्स्ट इंग्लिश क्रिटिक भी हैं, फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म भी हैं, और मैंने बताया कि फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश प्रोज भी हैं। और अभी यहाँ पर ये भी पढ़ लिया कि रेस्टोरेशन मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ आवर मॉडर्न इंग्लिश प्रोज, कंफर्म हो गया ये।
फैक्ट सेट हो गया दिमाग में। क्वेश्चन नंबर 15, नथिंग ऑड विल डू लॉन्ग, डैश डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। क्या कर रहे हैं इसमें? डॉक्टर जॉनसन ने 18th सेंचुरी नॉवल के बारे में कहा है। देखो याद, नॉवल है जो बहुत एक्सपेरिमेंट थे, बहुत ज्यादा डाइग्रेशन था, डेविएशन था। ट्रिस्टम शैंडी, बिल्कुल इसी के लिए बोला। ट्रिस्टम शैंडी बहुत ही एक ऑड टाइप का नॉवल, बहुत ही इसमें अटपटे से प्रयोग किए गए। तो ट्रिस्टम शैंडी लिखा किसने? फोर व्हील्स ऑफ नॉवेल्स में आखिरी वाले जो हैं, लॉरेंस स्टर्न ने। ये फोर व्हील्स ऑफ नॉवेल्स आप लोग बेसिक्स ऑफ नॉवेल्स में पढ़ोगे मेरे। यहाँ पर मैं जल्दी से लिखा दे रहा हूँ। फोर व्हील्स ऑफ नॉवेल्स, इंग्लिश नॉवेल्स के 4 प्रमुख स्तंभ कहे गए हैं। RFS स्क्वायर, ठीक है। रिचर्डसन क्या लेकर आए थे? रिचर्डसन एपिस्टोलरी नॉवल। फील्डिंग पिकारेस्क लेकर आए, ठीक है। रिचर्डसन, फील्डिंग। उसके बाद फिर एक एस है तुम्हारा, स्मॉलेट, ठीक है। स्मॉलेट, स्मॉलेट ने लिखा है आपका, हाँ, आपका रॉड्रिक रैंडम है, हम्फ्रे क्लिंकर है। इस तरीके से सी नॉवेल्स लिखे हैं। और फिर एक एस जो बचा रह गया वो कौन है? स्टर्न, लॉरेंस स्टर्न। तो ये हो गए 4, आपका 1, फील्डिंग 2, स्मॉलेट 3 और लॉरेंस स्टर्न 4। ये 4 व्हील्स ऑफ नॉवेल्स हो गए, ठीक है। 4 व्हील्स, एक हो गया, ये रेड से टिक कर रहा हूं मैं। ये हो गए आपके 4 व्हील्स ऑफ नॉवेल्स, ठीक है। तो रिचर्डसन, फील्डिंग, तो 18th सेंचुरी में आए थे। इनमें से किसके लिए डॉक्टर जॉनसन का? ट्रिस्टम शैंडी के लिए कहा है। ट्रिस्टम शैंडी भाई 9 वॉल्यूम्स में आया है 1759 में, और फिर ये 1767 तक अलग अलग ईयर्स में छपता रहा है। 9 वॉल्यूम्स में छपा है ट्रिस्टम शैंडी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंपॉर्टेंट यही है कि इसको मॉडर्न नॉवेल्स का क्या कहा गया है? प्रीकर्सर कहा गया है। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर भी अपनी सीरीज में पूछा है। 101% आएगा कि कौन सा 18th सेंचुरी का नॉवल मॉडर्न नॉवेल्स का एक क्या माना गया है। अगर तो ट्रिस्टम शैंडी कर लेंगे, प्रीकर्सर ऑफ मॉडर्न नॉवेल्स। आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट आएंगे आपके, हु सक्सीडेड ड्राइडन एज द, ये देखो पहला पोएट लॉरिएट तो हम सबको पता है ड्राइडन है, ठीक है। आई थिंक 1668 ना, 1660 है, हाँ 1668 में बने हैं ड्राइडन, पहले पोएट लॉरिएट, ठीक है। उसने लेकिन दूसरा पूछ लिया, कौन होगा? शेडवेल इज द आंसर, वेरी गुड, टॉमस शेडवेल। शेडवेल पे ड्राइडन ने भी सटायरी किया था, और शेडवेल ने, देखो पोप हो नहीं सकते थे, एंड्रयू मार्वल पहले आ गए, और क्रॉशॉ तो ये कैवेलियर है, ठीक है। तो आंसर टॉमस शेडवेल, आराम से निकाल सकते थे ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। तो बी इज द आंसर, टॉमस शेडवेल। और पहले पोएट लॉरिएट पूछेगा तो ड्राइडन होंगे, ईयर है 1668। ये वही ड्राइडन है जिनको अभी हमने देखा था फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश प्रोज वाले, वही ड्राइडन यहाँ पर देख रहे हो, पहले पोएट लॉरिएट भी बन गए। पोएट लॉरिएट वहाँ की राष्ट्रीय, हम कह सकते हैं कवि का दर्जा वहां पर दिया जाता है, पोएट लॉरिएट कहते हैं उसको ब्रिटेन में। तो फर्स्ट पोएट लॉरिएट ये है। प्रेजेंट पोएट लॉरिएट जल्दी से बता दो। साइमन आर्मिटेज, बिल्कुल याद कराया मैंने। प्रेजेंट पोएट लॉरिएट जो अभी हैं वहां पर, उनका नाम सारे बच्चे बहुत अच्छे से लिख लेंगे, साइमन आर्मिटेज हैं, ठीक है। और ये 2019 में बन गए हैं और 2029 तक रहेंगे। और इनकी एक फेमस पोएम है लॉकडाउन, जो लॉकडाउन हुआ था अभी, उसी पर लिखी है इन्होंने, लॉकडाउन, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ये। साइमन आर्मिटेज वेल्श पोएट है। लॉकडाउन और जूम, दो बताई थी मैंने इनकी पोएम्स, ठीक है। ये यूसेट वालों के लिए, नेट वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, जूम और लॉकडाउन। ये वेल्श है, वेल्श, साइमन आर्मिटेज वेल्श है, ठीक है। लॉकडाउन और जूम, ये दो पोएम्स हैं, और इनका टाइम स्पैन पहले से निर्धारित हो जाता है आजकल। इसी बात पर मुझे एक फैक्ट ये भी याद आ गया कि जो है साहित्य अकेडमी घोषित हो गए हैं अवार्ड्स, है ना। और इंग्लिश कैटेगरी में मिल गया है, किसको मिला है? ये कल ही की न्यूज है, आप लोग करके डाल देना, मैं या तो ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। आप नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में, साहित्य अकेडमी इन इंग्लिश, साहित्य अकेडमी
इन इंग्लिश 2023 में किसको मिला है, ये आपने देख के नोट कर लेना है, आज ही गूगल कर लेंगे मिल जाएगा। कल की न्यूज़ है बिल्कुल लेटेस्ट, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। ये है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इसको वेरी इंपॉर्टेंट कहा था मैंने। क्वेश्चन नंबर 17 का खतरा है भाई, ठीक है। आइडेंटिफाई द सनेट अपॉन सनेट। सनेट लिखने से पहले सनेट कैसा होता है, इस पर अपने व्यूज किसने दिए हैं? विलियम वर्ड्सवर्थ का कौन सा नहीं किसने दिए हैं तो बताइए, लेकिन कौन सा सनेट है, ट्राई कर रहे हैं कोई इसमें, एक गेस करिए, ऑनलाइन ऑफलाइन। सी लग रहा है, और ठीक है। इसका आंसर मैं आप लोग को बता रहा हूँ, सही वाला याद करना, नन्स फ्रेट नॉट। डी इज द आंसर, ठीक है। नन्स फ्रेट नॉट एट देयर कॉन्वेंट्स नैरो रूम। अब थोड़ा सा इस पे लिखते हैं, ये थोड़ा सा लिखने वाला है, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे सारे बच्चे। अगर आप कहेंगे कि सर आज पूरे 30 क्वेश्चंस में से कौन सा सबसे ज्यादा रिपीट हो सकता है, तो ये वाला ही कहूंगा मैं, क्योंकि वर्ड्सवर्थ पर है क्वेश्चन। 17 5 स्टार रख देंगे सारे बच्चे। थोड़ा सा इसका हमें पता भी नहीं था आइडिया, थोड़ा छुपा हुआ टाइप का क्वेश्चन है, लिखते हैं। तो ये क्या है लिखा है इन्होंने, इसको प्रिफरेटरी सनेट कहा गया है। प्रिफरेटरी, ठीक है। प्रिफरेटरी मीन्स प्रीफेस के तौर पर लिखा गया, इंट्रोडक्टरी भी कह सकते हो आप। प्रिफरेटरी सनेट, या इसको हम कह सकते हैं इंट्रोडक्टरी सनेट, ठीक है। प्रिफरेटरी की स्पेलिंग देख, इसमें ये एक आर्ग्यूमेंट है, इट इज एन आर्ग्यूमेंट, एक प्रकार की तर्क है, दलील है, ठीक है। इट इज एन आर्ग्यूमेंट दैट जस्ट लाइक, ठीक उसी प्रकार से जैसे कि नन्स, नन्स आपको पता है ना, जो अनमैरिड रहती हैं और जो मोनेस्ट्रीज में रहती हैं, उनको हम नन्स कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फ्रेट आया है वर्ड, फ्रेट का मतलब कंप्लेन। एन आर्ग्यूमेंट दैट जस्ट लाइक नन्स डू नॉट कंप्लेन, just like nuns do not complain about their, बहुत इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट है, क्या कहते हैं, जैसे वो कॉन्वेंट्स में रहती है ना, तो कॉन्वेंट्स मतलब आपको पता है चर्च में छोटे छोटे कमरे होते हैं उनके, जहां पर वो रहती हैं, तो बहुत छोटे नैरो कमरे होते हैं, बहुत नैरो रूम। तो जिस प्रकार से नन्स अपने उन कमरों में रहते हुए कोई शिकायत नहीं करती, उसी प्रकार कवि कहते हैं कि सनेट में लिखने में भी हमें कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। So it's an argument that just like nuns do not complain about their narrow space. Similarly, poets should not complain about sonnets. Poets should not complain about sonnets. Poets should not complain about sonnet. ये लिखा कब गया था, ये सनेट 1802 में लिखा गया था, 1802 में। ठीक है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना के बिल्कुल याद ही कर लें सब लोग, ये पक्का आने वाला है आपका एग्जाम में, ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ पर वर्ड्सवर्थ सनेट्स को सपोर्ट करते हुए लिख रहे हैं, ठीक है। सनेट अपॉन सनेट कहा गया इसको, सनेट अपॉन सनेट्स। बस इतना छोटा सा नाम याद रखना, नन्स फ्रेट नॉट, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 18। ज्यादातर लोग पहली भाषा को मदर टंग बोलते हैं, और कुछ कॉमनली टर्म्स जो मदर टंग के लिए यूज किए गए हैं, एक को अवॉइड किया जाता है, कौन सा है जिसको अवॉइड किया जाता है, कह रहे हैं। देखो, फर्स्ट लैंग्वेज, प्राइम लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज या प्राइमरी लैंग्वेज। ये प्राइम लैंग्वेज तो अमेजन का मुझे वैसा लग रहा है, ठीक है, यही आंसर है इसका। प्राइम लैंग्वेज नहीं कहते, जो मदर टंग है उसको प्राइम लैंग्वेज नहीं कहते। क्या क्या कहते हैं हम, फर्स्ट लैंग्वेज कह सकते हैं, नेटिव लैंग्वेज कहते हैं, और प्राइमरी लैंग्वेज भी कहते हैं। तो आंसर क्या हो गया, बी। उसने पूछा है कौन सी भाषा तो नहीं कह सकते, जो कह सकते हैं उसके नाम लिख लो फटाफट, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 19। देखो अच्छा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा सा ट्रिकी है इसमें। इसने ये बोला था डॉक्ट्रिन मीन्स विचारधारा, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल गुडनेस, स्वाभाविक अच्छाई, सजेस्टिंग दैट सिविलाइजेशन करप्ट्स एंड इफ वी लिव इन अ स्टेट ऑफ नेचर, अगर हम प्रकृति के ही स्वरूप में रहेंगे, और ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी क्वेश्चन का जोर इस फ्रेज पे है, नोबल सैवेज की तरह रहेंगे। यहाँ पर ये नोबल सैवेज पॉजिटिव टर्म है, नेगेटिव नहीं है। सैवेज का मतलब क्रूर होता है, असभ्य होता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने पॉजिटिव वे में कहा था। और उसके लिए क्या वर्ड यूज किया था उन्होंने, चाइल्ड लाइक इनोसेंस एंड वर्च्यू होगी। किसने बोला होगा, ट्राई करो तो जरा। ठीक है, करेक्ट, वेरी गुड, ठीक है, रूसो इज द आंसर। रूसो, याद रखना, ये रूसो बहुत ही बड़े दार्शनिक हैं फ्रांस के, इनको फ्रांस की क्रांति का जनक बोला जाता है, ठीक है, फादर ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। जल्दी से इनके वर्क्स का टाइटल लिखते हैं फटाफट। एक तो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, कहते हैं पूरी फ्रांस की क्रांति इस वर्क की वजह से आई है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट इनका वर्क है रूसो का। इसके अलावा एक है, आपने बीएड में पढ़ा होगा, एमिली, ठीक है, एमिली नेचुरलिज्म दर्शन शास्त्र पे है। और तीसरा इनका है ऑटोबायोग्राफी है, जिसका नाम क्या है, कन्फेशंस, कन्फेशंस, ठीक है। तीनों वर्क लिख लेंगे, फादर ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी लिख लेंगे, जीन जैक्स रूसो। अगर आपको कोटेशन लिखना है तो क्या लिखेंगे, मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। ये भी इनका बड़ा फेमस कोटेशन है। मैन इज बॉर्न फ्री एवरीवेयर इज इन चेन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये थोड़ा लंबा चौड़ा है क्वेश्चन, बट अगर आपने थोड़ा सा भी इसमें एजेस पढ़ रखी है मेरे से, या सेल्फ जो भी आपने पढ़ रखा है, तो आपका निकल जाएगा। तो इसमें क्या होगा आंसर, देखो आंसर है इसका बी, बिल्कुल। बड़े से ऑप्शंस हैं, बी वाला ऑप्शन है, यानी कि यूनिवर्सिटी, इनको क्रोनोलॉजी लिखनी है। पहले यूनिवर्सिटी वेट्स आए हैं, ठीक है, अभी हम पढ़ ही रहे हैं, एलिजाबेथन एज में आ गए, मेटाफिजिकल पोएट्स आए हैं, फिर आपके रेस्ट, ये आपका अर्ली 17th, फिर ट्रांजिशनल पोएट मिड 18th, एस्थीट्स मिड 19th, जॉर्जियंस अभी अभी पढ़ा हमने 20th सेंचुरी के चार्ट में, जॉर्जियन जो है मॉर्निंग में पढ़ रहे थे हम, अर्ली 20th सेंचुरी 1912, और लास्ट में हाई मॉडर्निस्ट, हाई मॉडर्निस्ट 1922। हमने देखा था मॉडर्निज्म अपने पीक पे कब गया था, 1922 में गया। तो बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत ही जरूरी है। एजेस का अगर आपने चार्ट पढ़ रखा है मेरा, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी इसमें, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, स्कोरिंग क्वेश्चन है ये, कुछ है नहीं इसमें ज्यादा। फिर बता रहा हूँ, जल्दी से सुन लीजिए, यूनिवर्सिटी विट्स, एलिजाबेथन एज, मेटाफिजिकल अर्ली 17th, ट्रांजिशनल मिड 18th, मिड 18th, इन्हीं को प्री रोमांटिक्स भी कहा गया है, ट्रांजिशनल को, ठीक है। एस्थीट्स, एस्थेटिसिज्म जो मैंने बताया था, मिड 19th, एज ऑफ हार्डी वाले, ठीक है। और जॉर्जियंस अभी हमने पढ़े 1900, जॉर्जियंस चाहो तो देख लो, आगे थे जो, ठीक है, हाँ 1912 से 1922, एडवर्ड मार्श वाले। और फिर हाई मॉडर्निस्ट तो आपने लिखा ही है 1922, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देखो, आज सुबह ही अगर किसी ने मेरा लेक्चर ढंग से सुना होगा, तो स्कॉटिश रिनेसा, स्कॉटिश पोइट्री जो अर्ली 20th सेंचुरी में आई थी, इसको केलियार्ड स्कूल पढ़ाया था आज सुबह, ठीक है। तो केलियार्ड स्कूल में ए इज द आंसर, बिल्कुल। देखो वही क्वेश्चन आ गया एज इट इज, विलियम डनबार, विलियम डनबार के को उन्होंने लिटरेरी हीरो माना है अपना। केलियार्ड एक छोटा सा ग्रुप है स्कॉटिश पोएट्स का। केलियार्ड का मतलब भी बताया था मैंने, कैबेज पैच, ठीक है। केलियार्ड स्कूल में जो सबसे बड़ा राइटर है वैसे, वो है जे एम बेरी। कौन है, जे एम बेरी, पीटर पैन वाले, BARRI, ये लिख लेना, यूसेट वाले ना, जो केलियार्ड स्कूल अर्ली 20th सेंचुरी, स्कॉटिश, स्कॉटिश राइटर्स का ग्रुप है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं 22, हेनरी फील्डिंग का जोसेफ एंड्रूज नॉवल से आ गया, बेसिक्स ऑफ नॉवेल्स, पैरोडी करते हैं पामेला की, मगर अपना मॉडल वो किसी एक कॉन्टिनेंटल लिटरेचर के वर्क को लेते हैं। बताओ भाई, अच्छे से पढ़ाया है ये वाला। यस, कैरवांतिस का डॉन क्विहते, कैरवांतिस के डॉन क्विहते को, यहीं से तो पिकारेस निकल रहा है,
ठीक है, कैरवांतिस के डॉन क्वेते को, ये टीजीटी पीजीटी सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है कैरवांतिस। ठीक है, इसको क्या बोला था मैंने, एक टाइटल दिया था कैरवांतिस को, फादर ऑफ मॉडर्न यूरोपियन नॉवेल्स। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लेगा, मॉडर्न यूरोपियन नॉवेल्स के फादर भी कहा गया कैरवांतिस। जल्दी से बताओ कौन सी कहते हैं ये, स्पेनिश, यस स्पेनिश है ये कैरवांतिस। कैरवांतिस राइटर का नाम है, डॉन क्वेते, इसके ईयर भी याद हो जाने चाहिए थे, 1604, अच्छा 5, देखो मुझे खुद ही याद नहीं है ना, ऐसा भी हो जाता है। ठीक है, 1605 और दूसरा भी था ना इसका कुछ 15, हाँ 5 और 15, बिल्कुल डेट्स भी हमने याद कराई थी कैरवांटिस के डॉन क्वेते की, 1605 और 1615 ओरिजिनली पब्लिश हुआ था। इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है इंग्लिश नॉवेलिस्ट पे, सारे के सारे ये जितने भी हैं फील्डिंग वगैरह, इन्होंने इसी वर्क को अपना इंस्पिरेशन माना था। ठीक है, फर्स्ट एडिशन 1605, सेकंड एडिशन 1615, स्पेनिश भाषा में लिखा गया, कैरवांतिस का डॉन क्वेते, इसको पहला मॉडर्न यूरोपियन नॉवल बोला गया। ठीक है, और बहुत सारे इसमें जो है एक सटायर है, जो एक नाइट है उसके ऊपर सटायर है। ठीक है, नाइट आपको पता ही है, यस हाँ, सांचो पांजा भी इसमें एक कैरेक्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है डॉन क्वेते के अंदर, इसी का एक हेल्पफुल कैरेक्टर है सांचो पांजा। ठीक है, PANZA लिख ही लो, सांचो पांजा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट बढ़ जाते हैं हम लोग। तो ये है भाई, देखो जैसे आपकी टीचिंग मेथडोलॉजी है, बीएड या पेडागोजी का क्वेश्चन ज्यादा है, बताओ क्या होगा फिर, स्किनर से निकल जाएगा क्या? तो क्या होगा ऑप्शन, बताओ फाइनल। बिहेवियरिस्ट क्या लेकर आया है, स्किनर। ठीक है, कोग्निटिविस्ट चॉम्स्की है। ठीक है, मॉनिटर मॉडल कल पढ़ाया था स्टीफन क्रैशन। ठीक है, कल ही पढ़ाया था ये 5 हाइपोथेसिस, है ना, और कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस ये नया पॉइंट है, डेल हाइंस आपने पढ़ा हो तो ठीक है। तो आंसर हो गया बी, आंसर हो गया बी। थोड़ा आधे मिनट का टाइम दे रहा हूँ, लिख लो फटाफट, इसमें लिख लो, लिखने से याद होगा यार, ये वाली मेहनत ना बिल्कुल चूकना नहीं है, मैं बता रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ वो आपने करना ही है। आपको लग रहा होगा याद हो रहा है मुझे या याद है, ऐसा नहीं है, शॉर्ट शॉर्ट में लिखो भले, जो याद नहीं है वो वाला लिखो, जैसे क्वेश्चन बार बार आ रहा है। ठीक है, लिख लिया सब लोगों ने, आगे बढ़ जाते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी पोयम इनमें से मिल्टन ने ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स में लिखी थी? देखो कपलेट्स 2 लाइन के होते हैं, ऑक्टोसिलेबिक मतलब 8 सिलेबल की लाइन हो गई। कौन सा है? फर्स्ट है इल पेंसेरेसो। ठीक है, ये मिल्टन की अर्ली पोयम्स में आ जाती हैं। ठीक है, इल पेंसेरेसो ऐसे है, ये IL है ये। दो थे ना इसमें कंपेनियन पोएम्स, क्या क्या थी? एल एलेग्रो, हाँ एल एलेग्रो और इल पेंसेरेसो, ये दोनों के नाम लिख लो। ये मिल्टन की एल एलेग्रो, एल लिखना फिर एपोस्ट्रोफी एलेग्रो, है ना। और ये क्या बोला जाता है इन दोनों पोएम्स को? कंपेनियन पोएम्स। ठीक है, कंपेनियन पोएम्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री पोएम्स हैं, एल एलेग्रो इल पेंसेरेसो। ठीक है, है ना, और एक मेलैंकोली टेस्ट में पूछा था मैंने यहाँ पर। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, नहीं 25, बहुत प्यारा क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट देता हुआ रोमांटिक एज का, कि रोमांटिक एज में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अलावा और किसका इम्पैक्ट पड़ा था? क्या होना चाहिए बताओ? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन तो हुआ ही नहीं था उस समय, पहले हो गया था वैसे तो, लेकिन नेपोलियनिक वॉर्स बाद में हुआ था, पीजेंट रिवोल्ट 64 की एज में है,
इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट पड़ा था। ये वही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है जिस पर ब्लेक ने क्या कहा था, रिवीजन करा रहा हूँ, डार्क सैटेनिक मिल्स कहा था ना, ठीक है। और ब्लेक ने लंदन पोएम में भी उसकी बहुत ज्यादा वो करी थी क्रिटिसिज्म, डार्क सैटेनिक मिल्स। उन्होंने कहा था इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो हैं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पे किसने कहा था, ब्लेक ने बोला था। तो ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, ठीक है। वर्ड्सवर्थ ने भी सनेट्स लिखे थे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो ये याद रखना, फ्रेंच रिवॉल्यूशन और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ये दोनों का इम्पैक्ट रोमांटिक पोइट्री में बहुत पड़ा है। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, ए वेयर आर दे, ठीक है। तो ये है कीट्स की ओड टू ऑटम, बिल्कुल ओड टू ऑटम का है, ठीक है। ये लाइन भी लिख लेंगे। क्वेश्चन कभी करता है कि सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, क्योंकि ऑटम पर लिख रहा है, ऑटम आ चुका है, इसीलिए वो स्प्रिंग को याद कर रहा है, स्प्रिंग सीजन, बसंत ऋतु को याद करते हुए कवि कहते हैं कि बसंत के गीत कहाँ हैं, है ना, कहाँ है वो, फिर दोबारा रिपीट करते हैं। ए, वहां की जो ब्रिटिश इंग्लिश है वहां पर ए बोलते हैं, दोबारा से बुला रहा है उसको, वेयर आर दे। इसमें अगर आप फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो ऐसे क्वेश्चंस जो कि आंसर के लिए ना लिखे जाएं बल्कि अपनी बात को वजन देने के लिए लिखे जाएं, उनको क्या कहते थे हम, रिटोरिकल या रेट्रिकल क्वेश्चन। रेट्रिकल क्वेश्चन है ये, आंसर नहीं पूछ रहा है वो हमसे, वो फोर्स डाल रहा है। रेट्रिकल क्वेश्चन फोर्स डालने के लिए यूज किए जाते हैं, और फोर्स या एम्फेसिस हम रेट्रिकल क्वेश्चन का यूज करते हैं। फिगर ऑफ स्पीच होती है, ठीक है। विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, इस तरह की पोएम्स में यूज करते हैं। ओड टू ऑटम, 6 ग्रेट ओड्स में से एक कीट्स का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द नरेटर ऑफ डॉन जुआन, बोलते हैं इसको, जे साइलेंट हो जाता है। देखो याद रखना, उसमें कोई नरेटर ही नहीं है, नेमलेस नरेटर है उसका। नरेटर तो है मगर उसने नेम नहीं दिया अपना, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा, एक्सपेरिमेंट किया था इस पोएम में। डॉन जुआन नेमलेस नरेटर है, और पूरा फटाफट लिखते रहो। ये एक ओटावा राइमा में लिखी गई पोएम है। किसमें लिखी गई है, ओटावा राइमा में लिखी गई पोएम है डॉन जुआन। ऑफ कोर्स किसने लिखी है, लॉर्ड बायरन ने लिखी है, फिक्शनल ट्रेवलॉग है। और 3 बड़े पॉइंट बता रहा हूं मैं, ओटावा राइमा, लॉर्ड बायरन ने लिखी है, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर बायरोनिक हीरो हमें दिखाई देता है, बायरोनिक हीरो, ठीक है, जो कि इंटेलेक्चुअल है, रेबल है, ठीक है, आइसोलेटेड रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि गिल्ट भी है उसमें, एक गिल्ट की फीलिंग भी है। और इसमें जो हीरो है, मैंने बताया था ना कि वो एक वुमेनाइजर है, ठीक है। वुमेनाइजर बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है बायरन की पोएम्स में, ही इज अ वुमेनाइजर, ठीक है। सो हैविंग रिलेशनशिप विद मल्टीपल वुमेन, ठीक। तो डॉन जुआन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मेन प्लॉट ऑफ रिचर्डसन्स पामेला रिफ्लेक्ट्स द मेन कैरेक्टरिस्टिक थ्रू इट्स एम्फेसिस ऑन विच, मतलब मेन आपको स्टोरी लाइन बतानी है जी, कौन सी होगी अगर आपने थोड़ा सा भी ढंग से अप्लाई करेंगे माइंड को। देखो पामेला बिल्कुल ही अटेम्प्ट तो करेगी नहीं सिड्यूस करने का, क्योंकि वर्चुअस वुमेन है, और पामेला के पेरेंट्स की बात नहीं होगी। अब ये दोनों में से है, स्ट्रगल टू ओवरकम हर पॉवर्टी या अटेम्प्ट्स टू प्रोटेक्ट हर चेस्टिटी। सो डी इज द आंसर। उसका जो एम्प्लॉयर है, he tries to advance towards her, but he protects her chastity and finally I think marries also, ठीक है। तो ये इसका आंसर है डी, बहुत इंपॉर्टेंट है। पामेला कब आया था, 1740 में, और इसका जो सब टाइटल है, पता नहीं कितनी बार पूछ लिया है पामेला का सब टाइटल, फर्स्ट इंग्लिश नॉवल है वर्च्यू रिवॉर्डेड, ठीक है। वर्च्यू रिवॉर्डेड पामेला का सब टाइटल है, और ये एक एपिस्टोलरी नॉवल है, एपिस्टल से बना है, यानी कि एपिस्टल्स लेटर एक्सचेंज के फॉर्मेट में लिखा गया नॉवल है। ये आपको याद रखना है, पहला इंग्लिश नॉवल तो है ही है, इसके अलावा एपिस्टोलरी भी है। एपिस्टोलरी बना है वर्ड एपिस्टल से, एपिस्टल का मतलब क्या होता है, लेटर्स, ठीक है, लेटर्स एक्सचेंज होते हैं जिसमें, ठीक है। चलिए 1740 याद रखना है सब बच्चों को, नए बच्चों को, पहला इंग्लिश नॉवल है। किसने लिखा है, रिचर्डसन ने, 4 व्हील्स ऑफ नॉवल से उठाया क्वेश्चन, ठीक है। अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव, आई डू नॉट नो वेयर इट इज लाइकली टू गो बेटर। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है बर्चेस, बर्चेस से लिया। बर्चेस एक प्रकार के, जो न्यू इंग्लैंड एरिया है वहां पर एक टाइप ऑफ फॉरेस्ट होता है, टाइप ऑफ यू कैन से ट्री का नाम है, ठीक है।
जिसमें फ्रॉस्ट की चाइल्डहुड मेमोरीज है। ठीक है, बहुत ही फेमस लाइन है फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है ये। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिकन मॉडर्न पोएट है। इसमें वो कहते हैं कि अपनी जो प्रैक्टिकल फिलॉसफी है ना ह्यूमंस की, वो दिखाते हैं। वो कहते हैं कि ये सृष्टि या धरती ही सही जगह है प्रेम करने की। मुझे नहीं पता कि इससे बेहतर हमें स्थान कहाँ मिलेगा। यानी कि ह्यूमंस को इनकरेज करते हैं कि वो एक जो यूनिवर्सल लव है, ब्रदरहुड है, उसको इम्बाइब करे, उसको फॉलो करे। तो बर्चेस जो है आपने देख लेना कौन से कलेक्शन पर है। भाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट को 4 मैं बार बार बता चुका हूँ, 4 टाइम्स पुलिट्जर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट को। ठीक है, नोबेल नहीं है इनको, बट पुलिट्जर है इनको। और मैंने आपको बताया था कि इनके बारे में कहते हैं, हिज पोएट्री बिगिंस विद डिलाइट एंड एंड्स विद विजडम। ठीक है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट, हमने 20th सेंचुरी में इनको डायमक पोएट्स में भी पढ़ा है। ठीक है, चलिए अब मीटर, लास्ट क्वेश्चन आ गया, इन विच एन अनएक्सेंटेड सिलेबल प्रीसीड्स, लैंग्वेज को पकड़ना है। अनएक्सेंटेड सिलेबल प्रीसीड्स द एक्सेंटेड, वही बात हो गई। हाँ, घुमा फिरा के कह रहा है अनएक्सपेक्टेड, मतलब यू कह दिया मैंने इसको, और प्रीसीड मतलब पहले आ जाता है, फिर क्या आता है एक्सेंटेड यानी स्ट्रेस्ड सिलेबल, तो पहले अनस्ट्रेस्ड और फिर स्ट्रेस्ड। यू और एस का पेयर किसमें बनता है, याम में। ठीक है, जिसको कि हम लोग बेसिक्स में देखने वाले हैं कल, याम्बिक पेंटामीटर या याम को देखेंगे। तो ये आपका आंसर हो गया डी, 30 का आंसर हो गया डी। ठीक है, चलिए फिर ये कंक्लूड हो जाता है हमारा आज का सेशन। ठीक है, ठीक है ना, थैंक यू।